हेलो स्टूडेंट, हम लोग फोर्थ सेम मैथमेटिक्स सिविल ब्रांच के अंदर डिस्कस कर रहे थे यूनिट सेकंड। हमने जो लास्ट क्लास थी उसके अंदर हमने टॉपिक कवर अप कर दिया था मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन एमजीएफ क्या होता है, उसके बेसिस पे क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर दिए थे। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में और मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में कि जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशंस क्या होता है, मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशंस क्या होता है। अभी तक हमने क्या किया था, जो रैंडम वेरिएबल पढ़ा था वो हमने एक डायमेंशनल के अकॉर्डिंग पढ़ा था कि हमने एक्स लिया या वाई लिया, उसमें एक डायमेंशनल के अकॉर्डिंग पढ़ा। अब जॉइंट और मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशंस होता है वो टू डायमेंशनल के अकॉर्डिंग हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, हमारा टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन और मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन टॉपिक स्टार्ट करते हैं, उनकी डेफिनेशंस क्या होती है। ठीक है, दैन जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशंस टू डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल, ये क्या करते हैं, टू डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम लोग जो टू डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल होता है उसको बाई वेरिएंट रैंडम वेरिएबल भी हम लोग बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, बाई वेरिएंट रैंडम वेरिएबल। तो हम लोग क्या होता है बाईवेरिएट रैंडम वेरिएबल, उसको हम लोग डेफिनेशंस पढ़ते हैं। लेट एस बी द सैम्पल स्पेस एसोसिएशन विथ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, लेट एक्स इज इक्वल टू एक्स टी एंड वाई इज इक्वल टू वाई टी टू बी द फंक्शन इच असेसिंग ऑफ द रियल नंबर इच टी बिलोंग्स टू एस, then it is called a xy is the bivariate random variable। देखो बाईवेरिएट रैंडम वेरिएबल की नॉर्मल में आपको देखो, ये तो हमारी एक थ्योरिकल डेफिनेशन है, मैं इसको आपको समझाऊं तो क्या होता है इसका मतलब। इसमें क्या होता है कि हमारे पास दो डायमेंशनल होता है, तो हम लोग दो डायमेंशन में जब हम लोग कोई सैम्पल स्पेस लेंगे तो सैम्पल स्पेस के हर एलिमेंट पर ये क्या करेगा, दोनों ही वेरिएबल को डिफाइन करेगा। क्या होगा, सैम्पल स्पेस लेंगे हम लोग, क्या करते हैं जब हम लोग एक वेरिएबल में डिस्कस किया तो उसमें हमने सैम्पल स्पेस लेते थे तो वो एक्स को डिफाइन करता था कि नहीं करता था। इसमें ये दोनों को ही डिफाइन करेगा, वो हमारा क्या कहलाता है, बाईवेरिएट रैंडम वेरिएबल। मतलब जो इसका ऑर्डर ऑफ एक्स और वाई है, ये एक ही सैम्पल के दोनों के ऑर्डर पेयरिंग को बोलते हैं। मतलब एक ही सैम्पल है, इनके जो ऑर्डर पेयरिंग है एक्स और वाई को, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, बाईवेरिएट रैंडम वेरिएबल। ठीक है, ये हमारी डेफिनेशन हो गई। देखो इसमें तो कोई चीज़ ध्यान रखनी है, हमने जो रैंडम, देखो हमने जब एक वेरिएबल के लिए रैंडम वेरिएबल में हमने डिस्कस किया था तो उसमें हमने डिस्क्रीट और कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल डिस्कस किया था। जो डिस्क्रीट होता है वो पीएमएफ को रिप्रेजेंट करता था और कंटिन्यूस है वो पीडीएफ को रिप्रेजेंट करता है। जो जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन और मार्जिन डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें भी हम लोग डिस्क्रीट और कंटिन्यूस पढ़ेंगे। ये डिस्क्रीट और कंटिन्यूस जॉइंट और मार्जिनल प्रोबेबिलिटी वो दोनों को ही रिप्रेजेंट करते हैं। वो डिस्क्रीट को भी रिप्रेजेंट करते हैं और कंटिन्यूस को भी रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन इसके साथ क्या सब तो जुड़ जाएगा, हमारा वर्ड क्या जुड़ जाएगा, बाईवेरिएट। क्योंकि टू डायमेंशनल, इसका आंसर हम लोग इसको क्या बोलेंगे, बाईवेरिएट डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और बाईवेरिएट कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। ठीक है, डेफिनेशन सेम है, बस इसके अंदर हमारा क्या चेंजेस होगा, उसमें हमने एक वेरिएबल के अकॉर्डिंग पढ़ा था, इसमें हमारे पास दो वेरिएबल हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने बाईवेरिएट रैंडम वेरिएबल की डेफिनेशन पढ़ गई कि सैम्पल स्पेस होगा, उसका हर एलिमेंट होगा, वो दोनों ही वेरिएबल को डिफाइन करेगा। ये हमारा बाईवेरिएट रैंडम वेरिएबल या टू डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल भी बोल सकते हैं। ये भी टू टाइप से होता है, बाईवेरिएट रैंडम वेरिएबल, बाईवेरिएट डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और बाईवेरिएट कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। If the possible value of the xy are finite or countable infinite, then xy it's called the bivariate discrete random variable। हमने उसके अंदर भी वही पढ़ा था कि हमारी जो वैल्यू होनी चाहिए वो काउंटेबल होनी चाहिए। इसके अंदर भी हमारी वैल्यू फाइनाइट और काउंटेबल होनी चाहिए एक्स और वाई दोनों के लिए, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, बाईवेरिएट डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। ठीक है, ये हमारी डेफिनेशन हो गई। अ सेकेंड डेफिनेशन बाईवेरिएट कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल की क्या है, इफ़ एक्स वाई कैन अज्यूम ऑल वैल्यू एंड सेटिफाइज द रीजन आर इन द एक्स वाई प्लेन, देन एक्स वाई इज कॉल्ड बाईवेरिएट कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। उसमें भी क्या करता है, वो इंटीग्रल को रिप्रेजेंट करता था। इसमें भी हमारे पास रीजन गिवन है, मतलब इसी रीजन के इसी रेंज के अंदर ये सारी वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, उसी को हम बाईवेरिएट कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, ये तो हमारी क्या हो गई, नॉर्मल डेफिनेशन हो गई कि बाईवेरिएट कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, बाईवेरिएट डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल ये क्या होता है, उसकी डेफिनेशन हो गई। अब हम लोग क्या करेंगे, जो जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशंस है उसमें हम लोग जॉइंट पीएमएफ मतलब जॉइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन और जॉइंट
मार्जिनल प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है उसके बारे में पूरा हम लोग डिस्कस करें, डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे किसके लिए, जॉइंट और मार्जिनल के लिए। फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, कंटिन्यूस के बारे में हम लोग मार्जिनल और जॉइंट प्रोबेबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी हमारा जो टॉपिक चलेगा वो जॉइंट पीएमएफ और मार्जिनल पीएमएफ के अकॉर्डिंग टॉपिक चलेगा, ठीक है। एग्जाम में इसके बेस पे क्वेश्चन आते हैं तो हमें इसको अच्छे से समझना है। तो हम लोग लेते हैं बाईवेरिएट डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, ठीक है। तो देखो हमें ये चीज़ ध्यान होनी चाहिए। देखो इसके अंदर में ज़्यादा डिटेल में हमें नहीं ध्यान देना है। हमें देखो डिस्क्रीट और हमें कंटिन्यूस में पता है कि डिस्क्रीट हमेशा पीएमएफ को रिप्रेजेंट करेगा और कंटिन्यूस हमेशा क्या करेगा, पीडीएफ को रिप्रेजेंट करेगा। और डिस्क्रीट में हमारा समीशन का यूज़ होगा और हमारा उसमें किसका यूज़ होगा, इंटीग्रेशन का यूज़ होगा। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, चाहे वो सिंगल वेरिएबल हो चाहे वो डबल वेरिएबल हो, सेम प्रोसेस चलेगा इसके अंदर भी, ठीक है। जॉइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ द एक्स वाई, हमें क्या निकालना है, जॉइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ द एक्स वाई बोला हो। जॉइंट का मतलब जॉइंट और मार्जिनल आते हैं, इसका मतलब हमारे पास दो वेरिएबल हो जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखनी है। कंसिडर टू डायमेंशनल डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल सच दैट, इसने क्या बोला है कि दो डायमेंशनल डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के अकॉर्डिंग है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी को हम लोग क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ द एक्स इज इक्वल टू एक्स आई, वाई इज इक्वल टू वाई, जे इज इक्वल टू पी आई जे, ठीक है। हम लोग ये लिख सकते हैं, इसके अंदर क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ये होता है। हम लोग क्या करते हैं, हमने उसके अंदर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस को कैसे रिप्रेजेंट किया था, हमने क्या बोला था कि हमारे पास एक रैंडम वेरिएबल एक्स है, एक्स की वैल्यू के अकॉर्डिंग हम जो प्रोबेबिलिटी निकालते हैं उसे हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। इसमें भी क्या होगा, एक्स और वाई के अकॉर्डिंग जो हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालेंगे उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ द आई जे, क्योंकि इसमें हमें एक्स और वाई के साथ में निकालना। इसके अंदर हमें ध्यान देना है एक्स एंड वाई अकॉर्डिंग चलेगा, एक्स एंड वाई की निकालनी, इसका आंसर प्रोबेबिलिटी ऑफ द आई जी होगा। देखो इसमें आपको डेफिनेशन में थोड़ा कंफ्यूजन होगा, जब क्वेश्चन करेंगे ना तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो हमें मेन डेफिनेशन इसका ये मेन चीज़ ये ध्यान रखनी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द एक्स इज इक्वल टू एक्स आई एंड वाई इज इक्वल टू वाई आई, वाई जे इज इक्वल टू पी आई जे। इसको हम लोग जो प्रोबेबिलिटी ऑफ द एक्स इज इक्वल टू एक्स आई और वाई इज इक्वल टू वाई जे, इसको हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ द एक्स इंटरसेक्शन वाई भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं एक्स इंटरसेक्शन वाई, क्योंकि ये एंड को रिप्रेजेंट करेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ द एक्स एंड वाई, हम लोग ये बोलेंगे प्रोबेबिलिटी एक्स और वाई की निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स एंड वाई हो गया ना। तो इसका ये मल्टीफिकेशंस वाले हमने जो रूल्स पढ़ा था प्रोबेबिलिटी के अंदर उसको रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। इसकी प्रोबेबिलिटी हम लोग निकालेंगे क्योंकि हमें दो रैंडम वेरिएबल की निकालनी है, तो ये क्या करेगा, इस समय हमें मल्टीफिकेशन वाला रूल यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। देन पी आई जे इज़ नॉन ऑफ द पी एम एफ, पी आई जे क्या है, पी एम एफ को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब हमें पता है कि पी एम एफ की कंडीशंस क्या होती है, इस कंडीशंस को लिखना है। पी आई जे हमें उसमें क्या पड़ता है, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो से ग्रेटर देन, तो यहाँ पे पी आई जे की वैल्यू क्या होगी, जीरो से ग्रेटर देन। और समीशन जे समीशन आई पी आई जे इज इक्वल टू वन, ठीक है। हम लोग जितनी भी प्रोबेबिलिटी है उसका हम लोग जब सम करते हैं वो वन के इक्वल आता है। ये तो मैंने आपको स्टार्ट से बताया कि हमारे पास जितनी भी प्रोबेबिलिटी होती है उसका हमें सम करने पर हमारी उसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, वन आना चाहिए। तो हमारा पी एम एफ इसको रिप्रेजेंट करता है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। यहाँ पे आई और जे क्यों है, क्योंकि यहाँ पे दो रैंडम वेरिएबल है। कंडीशन सारी ध्यान रखनी है। The set xi yj pij and I is equal to 1 to dash dash m तक वैल्यू, j is equal to 1 to dash dash n dash dash is called the joint probability distribution of the xy। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, joint probability distributions of the xy, क्योंकि उसके अंदर हम लोग एक्स पी आई को रिप्रेजेंट करते थे, एक्स के अकॉर्डिंग पी आई की वैल्यू होती थी। यहाँ पे एक्स और वाई के अकॉर्डिंग हम लोग प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। इस कारण से हम लोग इसको क्या बोलेंगे, जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस, किसके अकॉर्डिंग, एक्स वाई के अकॉर्डिंग। देखो ये थ्योरी है, थोड़ा डिफिकल्ट है आपको समझने में, इसमें मेन चीज़ ध्यान रखनी है। अब देखो क्वेश्चंस में हम लोग कैसे इसका यूज़ करेंगे वो चीज़ बता रहे। क्वेश्चंस में हमें जब जॉइंट प्रोबेबिलिटी निकालनी हो या हमें क्या बोला हो कि के की वैल्यू ऐसा कुछ हमें निकालना हो, तो हमें जब के की वैल्यू निकालनी होती है तो हम लोग क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। तो हमें जब जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशंस के अंदर प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हो तो हम कैसे फाइंड करेंगे, उसको मैं एक टेबल के थ्रू फाइंड करेंगे। तो हम लोग टेबल कैसे बनाएंगे वो चीज़ समझाती हूँ। हम लोग क्या कर देंगे, हमारे पास एक्स और वाई गिवन होगा, तो हम लोग क्या बनेंगे,
वाई की वैल्यू हम लोग यूँ ऊपर रो में वाई की वैल्यू, देखो यहाँ पे इस चीज़ को समझना है। यहाँ पे हमने रो में वाई की वैल्यू लिख देंगे और यहाँ पे हम कॉलम में सॉरी यहाँ पे कॉलम में हम यहाँ पे ये जैसे यहाँ पे हमने वाई की वैल्यू लिख देंगे और इसके नीचे हम यहाँ पे एक्स की वैल्यू लिख देंगे, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, एक्स की फर्स्ट वैल्यू लेंगे। जैसे हमारे पास यहाँ एक्स की वैल्यू जो भी होगी, 0 होगी, यहाँ पे जैसे 1 होगी, तो हम 0,1 पे प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। फिर हम लोग एक्स की वैल्यू, देखो यहाँ पे एक्स की वैल्यू सेम रहेंगे और फिर हम लोग वाई की अलग अलग वैल्यू पे हम लोग क्या निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। फिर यहाँ पे एक्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी और फिर एक्स की दूसरी वैल्यू पे हम लोग वाई की वैल्यू, सभी वैल्यू पे हम लोग क्या निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। फिर एक्स की ये वैल्यू लेंगे और वाई की यहाँ पे सिंगल सभी वैल्यू पे हम लोग क्या निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। हमें क्या करना होगा, एक्स और वाई की वैल्यू लेके मल्टीप्लिकेशंस वाला रूल्स है उसको यूज़ करके हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी और प्रोबेबिलिटी निकाल के हम लोग इसकी जगह वैल्यू पुट कर देंगे। हम लोग जो भी एक्स की वैल्यू लेंगे उस एक्स के अकॉर्डिंग वाई की वैल्यू पे हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, ठीक है। जैसे देखो हमें x1 और y1, मतलब हमें x1 और y1 की वैल्यू लेंगे तो हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ द 1 क्या आएगी। जैसे x1 और y2 की लेंगे, y2 वैल्यू लेंगे तो x1 की वैल्यू और y2 की वैल्यू लेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द 1 2 आएगा। ऐसे डैश डैश हमारे पास सिमिलरली करना है। जब हम लोग x2 लेंगे तो हमारे पास और y1 लेंगे तो प्रोबेबिलिटी किसकी आएगी, p2 1, ठीक है। इस अकॉर्डिंग जिसकी जो जो वैल्यू हम लोग यूज़ कर रहे हैं, हम लोग जो वैल्यू यूज़ कर रहे हैं, जैसे हमने x की वैल्यू दूसरे नंबर वाली वैल्यू ली और y की 1 वाली वैल्यू, तो उसके अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो p2 1 होगी। ऐसे हम लोग इसके अंदर प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, ठीक है। तो हम इस टेबल को तुम्हें अच्छे से ध्यान देना है कि कैसे टेबल बनाएंगे, प्रोबेबिलिटी किस अकॉर्डिंग लेंगे, जो x की वैल्यू और जिस नंबर पर हम y की वैल्यू लेंगे उस अकॉर्डिंग हमारी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, ठीक है। तो हमारे पास हम लोग जब जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन निकालेंगे तो हम लोग इस अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं इसके बेस पे, तो हमें क्या कोई कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। बस ध्यान रखना है कि टेबल का यूज़ करेंगे हम लोग, मेन चीज़ ये ध्यान रखनी है। टेबल मतलब टेबल का यूज़ मतलब टेबल हमें खुद को ही बनानी है, एग्जाम में कोई प्रोवाइड नहीं होगी। टेबल हम बनाएंगे, टेबल के अकॉर्डिंग आप इजी से प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। अब कैसे बनाओगे टेबल, ये क्वेश्चन में आपको समझ में आएगा, उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, क्वेश्चन से ईजी से समझ में आ जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। क्या क्वेश्चन है, 3 बॉल आर ड्रॉन एट रैंडम विदाउट replacement form a box containing 2 white, 3 red, 4 black. If x denoted the number of white balls drawn and y denoted the number of red ball drawn, find the joint probability distributions of the x y, ठीक है। अब हमें क्या बोला है, 3 बॉल्स है वो रैंडमली हमने एक हमने क्या कर दिया, बॉक्स से हमने ड्रॉन की है, ठीक है। कुछ भी हो सकती है 3 बॉल्स, क्योंकि हमारे पास बॉल कौन कौन सी है, वाइट, रेड और ब्लैक, ठीक है। जो एक्स है वो कौन सी बॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो क्या कर रहा है, एक्स वाइट बॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है। और वाई कौन सी बॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है, रेड को। तो एक्स क्या है, वाइट, और वाई इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, रेड, ठीक है। और उसके अलावा हमारे पास बॉल कौन सी है, 4 बॉल्स कौन सी है हमारे पास, ब्लैक बॉल्स हैं, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो टोटल हमारे पास बॉल्स कितनी हो गई, 2 3 4, हम लोग ऐड करेंगे तो कितनी हो जाएगी, टोटल बॉल हमारे पास 9, ठीक है। जब हम लोग कोई एक से ज़्यादा चीज़ हम लोग बाहर निकालते हैं, कोई भी हम लोग एक से ज़्यादा ड्रॉन चीज़ करते हैं, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, कॉम्बिनिकेशंस का यूज़ करते हैं। कॉम्बिनिकेशंस का हम लोग क्या करते हैं, उसके अंदर यूज़ करते हैं। तो हम लोग इसके अंदर भी क्या करेंगे, कॉम्बिनिकेशंस का यूज़ करेंगे। अब देखो हम लोग टेबल बनाएंगे तो टेबल के अकॉर्डिंग हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू बनानी है। देखो यहाँ पे x और y की वैल्यू बनाएंगे, हमारे किसके अकॉर्डिंग हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो x इज इक्वल टू हम लोग जो लेंगे उस इज इक्वल टू y, ऐसे प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो x की वैल्यू हमारी क्या क्या हो सकती है, x की वैल्यू क्या बोला है, वाइट बॉल। हमें ड्रॉन में कितनी 3 बॉल्स निकालनी है, तो हमारे पास वाइट बॉल कितनी है, 2। तो मतलब हमारा वाइट बॉल नहीं भी निकले 0 1 2, हमें कहाँ से, जब हम लोग इसमें हमारी x की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, 0 1 2, मतलब हमारे पास वाइट बॉल नहीं भी निकल सकती है फर्स्ट राउंड में, या निकल भी सकते हैं। तो हमारे x की वैल्यू क्या होगी, 0 1 2, ठीक है। x की वैल्यू होगी, y की वैल्यू कितनी है, y किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रेड बॉल को, तो इसकी वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, 0 1 2 3, हमें ऐसे वैल्यू लेनी है। अगर हमें क्वेश्चन के अंदर वैल्यू गिवन हो तो हमें वैल्यू नहीं लेनी है, अगर नहीं गिवन हो तो हमें क्या करना होगा, x की वैल्यू 0 से स्टार्ट करके हमारे पास जितनी होती है हाईएस्ट, हमारे पास 2 बॉल थे तो 0 1 2, और y की वैल्यू क्या होगी, 0 1 2 3, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देनी है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं।
देखो मैंने यहाँ पे टेबल में वैल्यू पुट कर रखी है। वैल्यू कैसे निकाली वो मैं आपको एक एक चीज़ एक एक वैल्यू निकाल के समझाती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बॉल लिख दिए, टोटल वाइट बॉल 2 है, ब्लैक बॉल 4 है और रेड बॉल मेरे पास 3 है। एक्स की वैल्यू मैंने लिख दी 0,1 2 और वाई की वैल्यू 0,1 2,3, ठीक है। वाई की वैल्यू 0 से 3 तक और एक्स की वैल्यू कहाँ तक है 0 से 2 तक। तो मैंने एक्स की वैल्यू एक्स के यहाँ पे देखो एक्स की वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दी, एक्स की वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दी और ये वाई की वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दी, ठीक है। ये मेरे पास टोटल वैल्यू लिख दी। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी हम लोग किसके करेंगे, फर्स्ट वाले के लिए। इसके लिए हम लोग प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। यहाँ पे हमें चाहिए ना प्रोबेबिलिटी फर्स्ट के लिए, तो हमारे पास वहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी है 0 और वाई की वैल्यू भी है 0। मतलब हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, एक्स इज इक्वल टू 0 और वाई इज इक्वल टू 0 के लिए प्रोबेबिलिटी निकालनी है। इसका मतलब हमने जब बॉक्स से बॉल निकाली तो उसने ये तो नहीं बोला कि 3 रेड ही होनी चाहिए, 3 ब्लैक ही होनी चाहिए। इसने बोला हमने 3 बॉल निकाली है, कुछ भी हो सकती है बॉल। इसका मतलब हमने जब हमने बॉल निकाली, जब प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू 0 वाई इज इक्वल टू 0 पे, तो उसमें हमारे पास एक भी रेड बॉल नहीं आई और एक भी वाइट बॉल नहीं आई। मतलब एक्स इज इक्वल टू 0 वाई इज इक्वल टू 0। इसका मतलब हमारी जो बॉल तीनों बॉल निकली वो कौन सी थी, तीनों बॉल ब्लैक थी, ठीक है। तीनों बॉल हमारे पास क्या थी, ब्लैक थी। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो हमारे पास कॉम्बिनेशंस का फॉर्मूला क्या होता है, NCR। एन का मतलब क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ द बॉल्स। मतलब हमारे पास जो दो बॉल्स होती है उसके टोटल नंबर। तो ब्लैक बॉल हमारे पास कितनी है, 4 है। आर का मतलब क्या है, हमने जितनी बॉल निकालनी, हमें कितनी बॉल निकालने को बोला है, ड्रॉन में 3 बॉल, तो वो आर को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। ये चीज़ हमें ध्यान देनी है। एन क्या करेगा, टोटल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। आर हमारा फिक्स रहेगा, 3 बॉल निकालनी, 3 बॉल रहेगा। तो हमारा जो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला वो यूज़ करेंगे, फेवियर केस अपॉन टोटल केस। टोटल केस मतलब क्या हो जाएगा, टोटल बॉल हमारे पास कितनी है 9 और सी, आर की वैल्यू फिक्स रहेगी, टोटल यहाँ पे एन आएगा। टोटल केस का मतलब टोटल बॉल आएगी हमारे पास। हम लोग यही करते, जैसे हमने कॉस को टॉस किया तो हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल उसमें तो हमारे आउट्सकम हो सकते हैं। तो इसके अंदर आउट्सकम कितने बनेंगे, 9 बॉल्स है, तो 9 में से 3 बॉल्स कुछ भी निकल सकती है ना, 3 बॉल, तो 9C3 ये फिक्स रहेगा। ये सभी प्रोबेबिलिटी में अपॉन में 9C3 फिक्स रहेगा। ऊपर हमारी वैल्यू चेंज होती रहेगी, ठीक है। तो हमारा जो फॉर्मूला होता है कम्युनिकेशंस का वो NCR होता है, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट के लिए निकालते हैं। तो हमारी ऑल बॉल है वो 3 बॉल्स कौन सी है, ब्लैक बॉल है। तो हम लोग ब्लैक बॉल लेंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, NCR होता है। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है फेवियर केस अपॉन टोटल केस। टोटल केस क्या हो जाएगा 9C3, ये सब में फिक्स रहेगा। फेवियर केस हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी है, ब्लैक में 4 और आर की वैल्यू फिक्स 3 रहेगी, ठीक है। तो हमारे पास 4C3 अपॉन 9C3। अब हमारा NCR को हम लोग ओपन कैसे करते हैं, फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल R इंटू फैक्टोरियल N माइनस R। तो हमने यहाँ पे इसको ओपन किया, फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4 माइनस 3 अपॉन फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 9 माइनस 3। फैक्टोरियल को ओपन कितना करते हैं, जितना दे रखा है उसकी सबसे लोअर लिमिट, लोअर वैल्यू तक जाना है। 4 दे रखा है तो 4 3 2 1 तक, ठीक है। फिर फैक्टोरियल 3 को ओपन करेंगे, 3 इंटू 2 इंटू 1 और फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1। और हम लोग क्या करेंगे, फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 9 माइनस 3 को उसको फैक्टोरियल 6 ले देंगे, इसको हम लोग ऊपर लेके जाएंगे। तो हमारा क्या बनेगा, 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू फैक्टोरियल 6 अपॉन 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल 6। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, जो 9 है उसको फैक्टोरियल 6 तक ही ओपन किया। तो फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारी जो टर्म्स कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल कर दिया। तो मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ द x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0 पे क्या आया, 1/21। 1/21 आ गया। ये किस पे आ गई, जब देखो हमें क्या करना होगा, x की वैल्यू 0 लेके, ठीक है, x प्रोबेबिलिटी ऑफ द x इज इक्वल टू, पहले हमें 0 लेना है, y की वैल्यू पहले 0 के लिए हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, फिर y इज इक्वल टू 1 लेना होगा, फिर y इज इक्वल टू 2, फिर y इज इक्वल टू 3। ऐसे लेके हमारे पास ये फर्स्ट रो होगी, इसमें सारी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। फिर हमें क्या करना होगा, x की वैल्यू 1, सेकंड रो में जाना है, x की वैल्यू 1 लेके, फिर y की वैल्यू सेम 0 1 2 3 लेके सबकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ऐसे ही हमें फिर x इज इक्वल टू 2 लेके, फिर y इज इक्वल टू 0 1 2 3 लेके हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट सेम रहेगा, फेवियर केस अपॉन टोटल केस, ठीक है। अब हम लोग सेकंड प्रोबेबिलिटी ऑफ द 0
कॉमा वाई इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू 0 और वाई इज इक्वल टू 1 पे प्रोबेबिलिटी निकालनी। इसका मीन क्या हो गया, मतलब हमारे पास एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वाइट बॉल एक भी नहीं निकली, लेकिन रेड बॉल हमारे पास एक, तो हमारे पास टोटल हमने कितनी 3 बॉल निकाली है। तो बची हुई बॉल कौन सी होगी, ब्लैक बॉल होगी, बची हुई बॉल कौन सी होगी, ब्लैक बॉल होगी। तो इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, probability of the 1 रेड बॉल एंड 2 ब्लैक बॉल, तो 4c2 इंटू 3c1। देखो 4c2 इंटू 3c1 क्यों आया, क्योंकि हमें टोटल 3 बॉल के लिए निकालना होगा ना। तो यहाँ पे r की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो r की वैल्यू चेंज कैसे हो गई, देखो NCR है, यहाँ पे हमने कितनी बॉल निकाली है 1, यहाँ पे हमारे पास कितनी बॉल निकली ब्लैक की 2। तो यहाँ पे देखो जब हम लोग, और रेड के लिए हमारे पास कितनी है, एन की वैल्यू कितनी है रेड के लिए 3, और ब्लैक के लिए हमारे पास एन की वैल्यू कितनी है 4। तो हमारे पास यहाँ पे जितनी बॉल निकलेगी वो ही हमें आर में लिखेंगे। तो हमारे पास क्या होगा 4c2 इंटू 3c1, क्या होगा 4c2 इंटू 3c1 अपॉन 9c3। सेम इसमें भी हम लोग फैक्टोरियल वैसे ओपन कर देंगे, ओपन करके हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास लास्ट में वैल्यू आएगी 3/14। ठीक है, नीचे वैल्यू फिक्स रहेगी 9c3 रहेगा। अब हम लोग सेम सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ द x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 2 के लिए निकालेंगे। इसका मतलब हमारी जो रेड बॉल है वो 2 निकली है और एक बॉल्स बच गई, वो कौन सी निकली, ब्लैक, क्योंकि टोटल 3 बॉल निकालनी है। तो हमारा जो फेवियर केस बनेंगे वो क्या बनेगा, 1 ब्लैक एंड 2 रेड। तो बनेगा हमारा r की वैल्यू क्या होगी, ब्लैक के लिए 1 और रेड के लिए आर की वैल्यू 2 और एन की वैल्यू ब्लैक के लिए 4 फिक्स है और रेड के लिए 3 फिक्स है। तो क्या होगा 4c1 इंटू 3c2 अपॉन 9c3। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन रूल्स को रिप्रेजेंट करेगा। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1/7 आएगा। इसमें हम लोग क्या करेंगे, फैक्टोरियल ओपन करके इसको सॉल्व करेंगे तो 1/7 आंसर आएगा। ठीक है, ऐसे हम लोग सिमिलरली हमारे y की वैल्यू कहाँ तक जा रही है, 3 तक जा रही है। तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ द x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 3 के लिए निकालेंगे प्रोबेबिलिटी। तो क्या होगा, इसका मतलब हमारी तीनों ही बॉल निकली, वो कौन सी निकली है, रेड बॉल निकली है। तो r की वैल्यू भी हमारी 3 और n की वैल्यू भी हमारी 3, क्योंकि रेड बॉल कितनी हमारे पास 3 है। ठीक है, तो 3c3 अपॉन 9c3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी 1/84। ये एक बार आप लोग प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा थोड़ा सा इजी से। प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको इस चीज़ समझ में नहीं आएगी। ये हमारा जब हमने x इज इक्वल टू 0 लिया, फिर y इज इक्वल टू 0 1 2 3 पे हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड कर दी, तो हमारी फर्स्ट रो की सारी प्रोबेबिलिटी आ गई। अब हम लोग सेकंड रो लेते हैं जिसमें हम लोग x इज इक्वल टू 1 लेंगे और फिर y इज इक्वल टू 0 1 2 3 लेके हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। जब हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ द x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 0 है, तो उस समय हमारा क्या मीन्स हो गया, हमारी जो एक बॉल है वो वाइट है और 2 बॉल क्या होगी, ब्लैक होगी, क्योंकि हमारे पास जो रेड बॉल है वो 0 है। इसका मतलब रेड बॉल तो निकली नहीं है, तो बची हुई 2 बॉल कौन सी निकली, वाइट बॉल ब्लैक बॉल निकली। तो इसमें हमारे पास r की वैल्यू क्या होगी, वाइट के लिए 1 और ब्लैक के लिए 2, और n की वैल्यू क्या होगी हमारे उसके लिए 2 वाइट के लिए और ब्लैक के लिए 4। तो 2c1 इंटू 4c2 अपॉन 9c3। ठीक है, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आएगी 1/7। सेम हमने जो अभी कॉम्बिनेशंस का उसके अंदर फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला लगा के सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू 1/7 आएगी। अब हम लोग नेक्स्ट में प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं जब x की वैल्यू 1 हो और y की वैल्यू भी क्या हो 1। इसका मतलब हमारी जो एक बॉल निकली है वो रेड है, एक बॉल वाइट है, तो हमारी तीसरी बॉल बच्ची कौन सी होगी, ब्लैक होगी। तो इन तीनों के लिए तीनों ही बॉल एक एक निकली, इन तीनों के लिए हमारे पास r की वैल्यू क्या होगी 1, ब्लैक के लिए n की वैल्यू 4, वाइट के लिए हमारे पास 2 और रेड के लिए n की वैल्यू 3। तो हमारे पास क्या होगा 2c1 इंटू 4c1 इंटू 3c1 अपॉन 9c3। इसमें मल्टीप्लिकेशन क्यों है, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन रूल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, एंड आ रहा है, इस कारण से इसके अंदर ये आया। तो हम लोग क्या करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 2/7। जब तक आपको ये जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशंस निकालना नहीं आएगा ना, ये जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशंस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस निकालना नहीं आएगा तो आगे का टॉपिक समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से समझना है कि हम लोग इसको कैसे निकाल सकते हैं। अब हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ द x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 2 इसके लिए निकालते हैं। मतलब एक वाइट बॉल निकली है और 2 हमारी क्या निकली है, रेड बॉल निकली है। मतलब हमारे r की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 और उस रेड के लिए r की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। तो 2c1 इंटू 3c2। क्योंकि इसके अंदर हमने ब्लैक बॉल क्यों नहीं यूज़ की, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे
तीनों बॉल निकल गई तो हमें ब्लैक बॉल की ज़रूरत ही नहीं, मतलब तीनों बॉल निकल गई ना, तो एक वाइट निकल गई और 2 रेड निकल गई, इसलिए हमने इसका यूज़ नहीं किया है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1/14 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ द x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू हमें क्या लेना होगा 3, मतलब हमारे पास एक वाइट बॉल और 3 हमारे पास क्या आई है, रेड बॉल आई है। लेकिन हम लोग तो ड्रॉन में बॉक्स से कितनी बॉल, 3 बॉल निकाले, 4, ये तो 4 बॉल हो गई। इसका मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी। हम जितनी निकाल रहे हैं ना बॉल, उससे ज़्यादा अगर आ जाती है प्रोबेबिलिटी के अंदर, तो हम लोग उसकी वैल्यू क्या लिखेंगे 0। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 3 हो गया, इसका आंसर, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 0, ध्यान रखना है। अब हम लोग निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ द x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 0 पे। तो उस समय हमने जो निकाली वो 2 बॉल्स हमारी क्या होगी, वाइट, और एक बॉल ब्लैक होगी, क्योंकि हमने जो निकाली वो रेड बॉल तो है नहीं, क्योंकि वाई इज इक्वल टू 0 है, मतलब रेड बॉल हमारी 0 है। तो इसमें हमारे पास क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, 2c2 इंटू 4c1 अपॉन 9c3। इसके अंदर हमने क्या किया है, देखो मल्टीप्लिकेशन, देखो इसमें हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड की और मल्टीप्लिकेशन रूल यूज़ किया। मल्टीप्लिकेशन रूल्स क्या था, हमारे पास जो भी इवेंट है उनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी का हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लिकेशन करके अपॉन टोटल करना होगा। तो टोटल हमारा 9c3 होगा। यहाँ पे हमने NC हमने जितनी बॉल निकाली है वाइट की वो R का काम करेगी, और N क्या होगा, टोटल रिप्रेजेंट करेगा। तो N कितना है 2, और वाइट बॉल हमने कितनी निकाली 2, और ब्लैक के लिए हमारा N कितना है 4, और हमने बॉल कितनी निकाली 1, तो R कितना हो जाएगा 1, तो 4c1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी इसके लिए 1/21। देखो मैंने फर्स्ट 2 प्रोबेबिलिटी फाइंड किया, उसमें मैंने पूरा प्रोसेस सॉल्व करके बताया। वैसे सिमिलरली सभी इसी प्रोसेस से सॉल्व करने हैं और लास्ट में हमारे पास ये आंसर निकलेगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ द x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1 के लिए निकालते हैं, मतलब हमारी जो 2 बॉल है ड्रॉन में वो वाइट निकली और एक रेड बॉल निकली है। तो इसका हमारा जो प्रोबेबिलिटी निकलेगी वो कैसे निकलेगी, 2c2 इंटू 3c1। क्यों आया, क्योंकि हमारे पास r की वैल्यू रेड के लिए 1 और हमारे पास वाइट के लिए r की वैल्यू 2, और n के लिए रेड के लिए 3 और वाइट के लिए 2, और अपॉन में 9c3 सॉल्व करेंगे तो 1/28 होगा। अब देखो, अब हम लोग जब नेक्स्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ द x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 2 के लिए और x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 3 के लिए निकालेंगे, मतलब वो टोटल हमारे पास बॉल कितनी 4 और 5 हो जाएगी, लेकिन हमने ड्रॉन में कितनी 3 बॉल निकालनी है, तो उन दोनों की प्रोबेबिलिटी हमारी क्या होगी 0। जितनी हमें बॉल निकालनी उससे, मतलब जिनकी भी प्रोबेबिलिटी निकालनी, हमें जितनी डिजिट दे रखी उससे ज़्यादा जो भी डिजिट होगी उसकी प्रोबेबिलिटी हमारी क्या आएगी 0 आएगी। तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ द x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ द x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 3, इसके लिए हमारे पास क्या आ जाएगी 0, ठीक है। तो टेबल में मैंने क्या कर दिया, इस जो टेबल 1 है, ये जो हमने प्रोबेबिलिटी निकाली उसको टेबल 1 के अंदर मैंने ये क्या कर दिया, टेबल 1 के में मैंने वो वैल्यू पुट कर दी। देखो टेबल के अंदर वो वैल्यू कैसे पुट कर दी, कैसे कि मैं समझाती हूँ। ये देखो टेबल आपको क्या इजी रहेगा समझने में, कि हमें पता है कि हमें x की वैल्यू को कहाँ तक जाना है, y की वैल्यू तक कहाँ तक जाना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, x की वैल्यू और y की वैल्यू लिख दी, ठीक है। फिर मैंने क्या कर दिया, जो प्रोबेबिलिटी निकाली थी 0 और 0 पे, वो प्रोबेबिलिटी यहाँ रख दी। फिर 0-1 पे प्रोबेबिलिटी निकाली वो लिखी, फिर 0-2 पे, फिर 0-3 पे निकाली, वो सब प्रोबेबिलिटी मैंने क्या रख दी कि वैल्यू रख दी। फिर 1-0 पे, फिर 1-1 पे, फिर 1-2 पे, फिर 1-3 से प्रोबेबिलिटी वो यहाँ लिख दी। फिर 2-0 पे, 2-1 पे, 2-2 पे और 2-3 पे प्रोबेबिलिटी वो यहाँ निकाल दी। फिर मैंने इन सब का सम किया, ये जो प्रोबेबिलिटी निकाली इन सब का सम किया। इसमें फर्स्ट वाली देखो, इस प्रोबेबिलिटी का हमने सम किया, इसका सम किया और इसका सम किया, तो ये क्या आया 5/12, 1/2 और 1/12। जब हम लोग इसका सम करेंगे तो हमारे 1 आना चाहिए, इसका मतलब हमने जो प्रोबेबिलिटी निकाली है वो हमारी एकदम सही है। जो हम लोग देखो पहले हम लोग इंडिविजुअली सब प्रोबेबिलिटी निकाल देते हैं, फिर हम लोग फर्स्ट रो की सारी प्रोबेबिलिटी है उसका सम करेंगे, सेकंड रो की सारी प्रोबेबिलिटी उसका सम करेंगे, फिर थर्ड रो की सारी प्रोबेबिलिटी उसका सम करेंगे, फिर वो जो हमने प्रोबेबिलिटी है उस सब का हम लोग सम करेंगे, जो हमने टोटल निकाला ना उस टोटल का हम लोग सम करेंगे तो 1 आना चाहिए। ऐसे हम लोग नीचे भी क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम, इस सबका टोटल करेंगे, फिर टोटल करने के बाद हम लोग इस सब का सम करेंगे तो ये 1 के इक्वल आता है। इसका मतलब हमारी जो प्रोबेबिलिटी निकाली है वो सही है, क्योंकि मैंने क्या बोला, जितने भी हम लोग सारी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं उनका सम करते हैं, वो क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। वो क्या करता है, PMF को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो इसका सम आना चाहिए। तो हम लोग जब जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है तो हम लोग उसके अंदर हम लोग ऐसे सॉल्व करके उसके अंदर प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। देखो हार्ड कुछ नहीं है, नॉर्मल हम लोग जैसे प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं वैसे फाइंड करनी है, बस इसमें हमारे पास वेरिएबल क्या हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, ठीक है।
तो हम लोग इसके अंदर टेबल में एक्स और वाई की वैल्यू लिख के फिर हम लोग एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जो वैल्यू है उस अकॉर्डिंग हम लोग उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल के और फिर हम लोग इसमें आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमारा ये जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस फाइंड हो गया है। ये टेबल क्या रिप्रेजेंट करती है? जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस को रिप्रेजेंट करती है। अब हम लोग नेक्स्ट में क्या करते हैं, जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। हमें पता ना फंक्शन क्या होता है, जो रैंडम वेरिएबल है एक्स की वैल्यू वो क्या होनी चाहिए, उसकी वैल्यू से लेस देन होनी चाहिए। रैंडम वेरिएबल की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जो उसकी वैल्यू से लेस देन होनी चाहिए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बोलते हैं। अब जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है उसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। The joint distribution function for the n-dimensional discrete random vectors x1, x2 dash dash xn in the defined as function of the x1, x2 comma dash dash xn is equal to probability of the x1 is less than capital X1 is less than small s1, capital X2 is less than equal to small x2 dash dash ऐसे। ठीक है, तो if xy is the two dimensional discrete random variable then the distribution function f x comma y is equal to probability of the capital X is less than small x and capital Y is equal to less than स्मॉल वाई। हमें उसके जब हम लोग ने जैसे सिंगल रैंडम वेरिएबल के अकॉर्डिंग पढ़ा था वैसे यहाँ पे हमने टू डायमेंशनल के अकॉर्डिंग पढ़ लिया। इसमें भी हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते थे। ठीक है, अब हम लोग इसी को क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ द सी डी एफ ऑफ द एक्स कॉमा वाई। ठीक है, एफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू समीशन जे एंड समीशन आई पी आई जे इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ द माइनस इन्फिनेटिव से जो एक्स की वैल्यू है वो क्या होगी, माइनस इन्फिनेटिव से ग्रेटर देन होगी लेकिन स्मॉल एक्स से लेस देन और इक्वल होगी। वाई की वैल्यू भी क्या होगी, माइनस इन्फिनेटिव से ग्रेटर देन और स्मॉल एक्स स्मॉल वाई से लेस देन और इक्वल होगी। ठीक है, ये हमारे नॉर्मल जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की डेफिनेशन है। जैसे हमने सिंगल में पढ़ी थी वैसे हमें यहाँ पे टू डायमेंशनल के अंदर हमने डेफिनेशंस पढ़ ली हैं। अब हम लोग नेक्स्ट में क्या करते हैं, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन और मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पढ़ते हैं। जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशंस में हम लोग क्या करते थे, एक्स और वाई का कम्बिनेशन करके लेते थे। मार्जिनल में क्या करना है, जब हमें इसमें अलग अलग मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन है वो हमें एक्स की निकालनी होगी तो अलग से निकलेगी और वाई के लिए निकालनी होगी तो अलग से निकलेगी। ठीक है, इसमें क्या होगा, हमें क्वेश्चन बोलेगा ना तो वो बोलेगा कि आपको मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एक्स के लिए निकालना है या मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाई के लिए निकालना है। तो कैसे निकालेंगे उसको हम लोग समझते हैं। डेफिनेशंस क्या होती है, PMF probability distribution of the single variable of reference of the marginal PMF probability distribution. Hence, if the we consider two-dimensional random variable x I y j, I is equal to 1 to dash dash m and j is equal to 1 to dash dash n, देन मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ द एक्स। अभी हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास देखो दो रैंडम वेरिएबल हैं। क्या है हमारे पास, दो रैंडम वेरिएबल है। ठीक है, हमें क्या करना होगा, एक्स के लिए जब हमें मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ द एक्स इज इक्वल टू एक्स आई समीशन पी आई जे, जे समीशन के अंदर क्या होगा, जे 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 की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, इज इक्वल टू पी आई वन प्लस पी आई टू प्लस पी आई एन डैश 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 इज इक्वल टू पी आई एस्ट्रिक। ठीक है, हमें क्या करना होगा, जब हमें एक्स के लिए निकालना होगा तो समीशन जे पी आई जे इज इक्वल टू पी। हमें जब इसके लिए निकालना होगा तो हमें क्या करना होगा, इस फॉर्मूले का यूज़ करना होगा। जब मार्जिनल ऑफ द एक्स निकालना होगा तो हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना होगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे, एंड द कनेक्शंस ऑफ द पेयर एक्स आई पी आई स्ट्रिक आई इज इक्वल टू 1 2 3 डैश डैश एम इज कॉल्ड द मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एक्स। ठीक है, अब सिमिलरली अगर हमें जब मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ द वाई निकालना होगा तो हम लोग फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ द वाई इज इक्वल टू वाई जे इज इक्वल टू समीशन आई पी आई जे इज इक्वल टू पी वन जे प्लस पी टू जे प्लस डैश डैश पी एम जे इज इक्वल टू पी एस्ट्रिक जे। ठीक है, तो वाई जे और पी एस्ट्रिक जे का जो पेयर होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वाई। ठीक है, अब देखो हम कैसे निकालेंगे, मैं तुम्हें क्वेश्चन करवाऊंगी ना तो तुम्हें समझ में आएगा। तुम्हें सब फॉर्मूला ध्यान रखना है कि किसको क्या बोलते हैं। अगर मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द फंक्शन वाई के लिए निकालना है तो सेकंड फॉर्मूला यूज़ करेंगे और एक्स के लिए निकालना है तो ऊपर वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब हम लोग कैसे करेंगे वो चीज़ तुम्हें मैं समझाऊंगी। ठीक है, अब देखो
यहाँ पे जे की वैल्यू 1 2 3 कुछ भी हो सकती है। अब आई की वैल्यू, मतलब आई की वैल्यू हमारे पास जिस अकॉर्डिंग आई की वैल्यू होगी उस रो को हमें पूरे को, जैसे हमें एक्स के लिए निकालना है तो एक्स की जितनी भी रो होगी, जैसे अभी हमने जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे पढ़ा था, एक्स की रो हमारे पास क्या थी, हमने क्वेश्चन किया था ना जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन में। देखो मैं समझा रही हूँ कैसे हम वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हमें एक्स के लिए बोला, पहले हमें मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन एक्स के लिए बोला तो हम लोग कैसे बनाएंगे, जैसे हमने जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर टेबल बनाई थी उसी अकॉर्डिंग हम लोग मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन निकालेंगे। जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन में जो एक्स की वैल्यू 0 1 2 ये हमारे पास आई थी ना, जितने भी एक्स की वैल्यू है, एक्स की वैल्यू के अकॉर्डिंग हमारे रो है उसके अंदर हमने जो भी वैल्यू निकाली है उसका जो हम लोग सम कर रहे हैं, देखो वो चीज़ मैं वहाँ समझा रही हूँ आपको। देखो यहाँ पे हमारे पास जो एक्स की वैल्यू थी, ये एक्स की वैल्यू के अकॉर्डिंग हमने यार जो ये टोटल निकाला है ना, ये सारी जो वैल्यू होती है ना एक्स की वैल्यू, हम लोग इसका जो सम कर देते हैं ना ये, तो ये एक्स के अकॉर्डिंग मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशंस है। वाई के अकॉर्डिंग मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशंस क्या होगा हमारा, ये वाली नीचे, मतलब हम लोग ये रो की जितनी भी वैल्यू है सबका सम कर देते हैं, वो मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशंस कहलाता है। ठीक है, ये हमारा देखो ये मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन, ये मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा। जिसका जितनी वाई की वैल्यू होगी ना उस अकॉर्डिंग हम लोग वाई की वैल्यू का ये सम होगा ना टोटल, ये मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन को, ये पूरा मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करना वाई के अकॉर्डिंग, और ये एक्स के अकॉर्डिंग मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, क्वेश्चन लेंगे ना तो समझ में आ जाएगा ईजी से। अब हम लोग क्या करेंगे, सिमिलरली वी कैन डिफाइन द मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ द एक्स। इसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकालना होगा, सेम एफ एक्स के इज इक्वल टू समीशन वाई प्रोबेबिलिटी ऑफ द एक्स इज लेस देन इक्वल टू एक्स एंड वाई इज इक्वल टू वाई। इसके अंदर हमारा एक्स के लिए अलग और वाई के लिए अलग निकलेगा, तो समीशन जे पी आई जे, उसके अंदर वाई के लिए निकालेंगे तो क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू एक्स होगा और वाई की वैल्यू क्या होगी, लेस देन इक्वल टू स्मॉल वाई। तो समीशन पी आई जे एंड आई के लिए उसमें जे की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और इसमें हम लोग समीशन में आई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, ये हमारा मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन और मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ठीक है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं मार्जिनल पीएमएफ, और हम लोग क्योंकि हम लोग डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए पढ़ रहे हैं ना, इस कारण से हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, मार्जिनल पीएमएफ, और हम लोग जॉइंट पीएमएफ भी बोल सकते हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन क्या होगा इसके अंदर, कंसीडर टू डायमेंशनल डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एक्स वाई, द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ एक्स गिवन वाई इज इक्वल टू वाई जे, मतलब एक्स की निकालनी है और वाई हमारे पास गिवन है। जैसे उसमें भी हम लोग कैसे निकालते थे वैसे सेम है, इसमें एक्स की हमें क्या है गिवन और वाई की हमें एक्स की निकालनी है और वाई गिवन है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द एक्स is equal to xi upon y is equal to yj is equal to probability of the x is equal to xi, y is equal to yj upon probability of the y is equal to yj। ये देखो x is equal to xi, y is equal to yj, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ द पी आई जे को रिप्रेजेंट करता है। या हम लोग इसको ऐसे देखो, हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशंस पढ़ी थी ना, यहाँ पे पी ए इंटरसेक्ट बी, ये सेम उसी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना, ये पी एक्स इंटरसेक्ट वाई, मैंने स्टार्ट में जब जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाया था वो सेम बताया ना कि पी इंटरसेक्ट वाई को रिप्रेजेंट करता है, तो इसको रिप्रेजेंट करता है। और नीचे क्या होगा, प्रोबेबिलिटी एस्टिक ऑफ द जे, तो जे की हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ द जे निकालेंगे, उसका हमें क्या करना होगा, यहाँ पे डिवाइडेशंस करना होगा। ये हमारे किसके लिए होगा, जब हमारे पास x की निकालनी हो और y क्या हो हमारे पास गिवन हो। सिमिलरली अगर हमारे पास क्या हो y की x गिवन और y की निकालनी है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ द y इज इक्वल टू वाई जे अपॉन x इज इक्वल टू एक्स आई। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द x इज इक्वल टू एक्स आई और y इज इक्वल टू वाई जे अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ द x इज इक्वल टू एक्स आई इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ द p इज इक्वल टू पी आई जे अपॉन पी आई स्ट्रिक। ठीक है, तो इसको हम वो लोग बोलेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। जब देखो ये देखो चीज़ कंफ्यूज नहीं होना, इसमें फॉर्मूले ध्यान रखने। जब हमें क्या हो एक्स की निकालनी थी, वाई गिवन था, हमें फॉर्मूला बना दिया, उसका रिवर्स फॉर्मूला बनाना होगा जब हमें वाई की निकालनी हो और एक्स गिवन हो। ठीक है, वो चीज़ हमने निकाल दी है। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ द पी आई अपॉन पी आई जे अपॉन पी आई स्टिक। पी आई जे क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ द एक्स वाई की है, एक्स वाई की जो हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालने हैं वही है हमारा पी आई जे है, और पी आई स्टिक हमारा क्या होगा, एक्स की जो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। ठीक है,
मार्जिनल प्रोबेबिलिटी बोल सकते हैं एक्स की, और उसमें मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द वाई की बोल सकते हैं। स्टैटिकल्स इंडिपेंडेंस क्या होता है? स्टैटिकल्स इंडिपेंडेंस क्या होता है? लेट एक्स वाई इज द टू डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ द एक्स इज इक्वल टू एक्स आई एंड वाई इज इक्वल टू वाई जे है, इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ द एक्स इज इक्वल टू एक्स आई, देन पी आई जे अपॉन पी एस्ट्रिक जे इज इक्वल टू पी आई। मतलब इसके अंदर क्या हुआ, तो इंडिपेंडेंट का मैं नॉर्मली समझाती हूँ। हम लोग जो प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, जो मार्जिनल प्रोबेबिलिटी हम लोग अलग अलग से निकालेंगे। मतलब मार्जिनल प्रोबेबिलिटी हम लोग जब एक्स की और वाई की निकालेंगे, जब उसका मल्टीप्लाई करेंगे, वो अगर जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग आ जाता है, मतलब जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन के इक्वल आ जाता है, इसका मतलब हमारा एक्स और वाई क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। क्या होगा, एक्स और वाई क्या होगा, इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल होगा। क्या चीज़ ध्यान रखनी है, जब हम लोग जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन में एक्स का हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालते हैं और मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन वाई की हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, उन दोनों का हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं, वो जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के इक्वल आ जाती है। इसका मतलब एक्स और वाई क्या होगा, हमारा इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, देखो मेन चीज़ में फॉर्मूला ध्यान रखना। जब आप क्वेश्चन करोगे ना, तो बेसिक क्लियर हो जाएगा क्या क्वेश्चन है, तो फॉर्मूले के सारे कंफ्यूजिंग हो जाएंगे। तो हम लोग क्वेश्चन देंगे ना, नेक्स्ट में हम लोग अभी क्वेश्चन दे रहे हैं, तो समझ में आ जाएगा कैसे निकालना है। तो हमें जॉइंट प्रोबेबिलिटी तो कैसे निकालना वो समझ में आ गया। अब नेक्स्ट में हम लोग आगे और क्वेश्चन लेते हैं। The joint probability March function of xy is given by probability of the xy is equal to k 2x plus 3y। हमारे पास probability of the xy is equal to given है k 2x plus 3y, और x की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 1 2, y is equal to 1 2 3। यहाँ पे हमें x और y की वैल्यू गिवन है। ठीक है, फाइंड द k marginal probability function distribution of the x, marginal probability distribution of the y, conditional distributions of the x given y is equal to 1, और हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द एक्स गिवन वाई इज इक्वल टू 1, कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ द वाई गिवन एक्स इज इक्वल टू 2 एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ द एक्स प्लस वाई। 6 क्वेश्चन करने हैं। सबसे पहले हमें के की वैल्यू निकालनी है। अब देखो, हम लोग जब रैंडम डिस्क्रीट और कंटिन्यूस हमने सिंगल रैंडम वेरिएबल में पढ़ा था, जब हम लोग के की वैल्यू निकालनी होती है, जिस अकॉर्डिंग अगर डिस्क्रीट के लिए पूछा तो हम लोग पीएमएफ का यूज़ करते थे, और कंटिन्यूस के लिए पूछा है तो पीडीएफ का यूज़ करते हैं। यहाँ पे क्या पूछा है हमें, डिस्क्रीट है तो हम लोग पीएमएफ का यूज़ करेंगे। पीएमएफ का क्या मीन्स होता है, सारी प्रोबेबिलिटी का हमें यहाँ सम करना है। हमारे पास यहाँ प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू वाई दे रखा है। यहाँ पे ऐसे नहीं बोला कि प्रोबेबिलिटी हमें सबकी नहीं दे रखी है। यहाँ पे चीज़ ध्यान रखनी है, हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ द x इज इक्वल टू वाई दे रखा है, और हमारे पास x इज इक्वल टू 0 1 2 है, y इज इक्वल टू 1 2 है। तो हमें क्या करना होगा, जो जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग टेबल बनाते थे, x और y की वैल्यू लिख के फिर सबके x और y के सभी वैल्यू पे हम लोग प्रोबेबिलिटी फाइंड करते थे। एक्स और वाई की जितनी भी वैल्यू थी, सभी वैल्यू के अकॉर्डिंग हम लोग प्रोबेबिलिटी फाइंड करते थे। वैसे हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो पहले हमें क्या निकालना होगा, 0,1 पे, फिर 0,2 पे, 0,3 पे, फिर 1,1 पे, फिर 1,2 पे, 2,1,3 पे। ठीक है, देखो टोटल 3 वैल्यू है, तो मतलब टोटल 6 वैल्यू निकलेगी। ठीक है, फिर 3 से ज़्यादा 9 वैल्यू निकलेगी। हाँ 9 वैल्यू निकलेगी, सॉरी। फिर 2 1 2 2 और 2 3 पे कैसे निकालेंगे वो चीज़ समझाती हूँ। हमारे पास देखो, इसके अंदर हमें कुछ भी नहीं करना, हमें ये जो प्रोबेबिलिटी गिवन है, इसके अंदर में एक्स और वाई की जगह वैल्यू पुट करनी, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ 0,1 की सब की आ जाएगी। फिर उन सब प्रोबेबिलिटी का हमें सम करना होगा। सम करके हमें क्या करना होगा, 1 के इक्वल करना होगा, तभी हमारे पास के की वैल्यू आएगी। क्योंकि ये चीज़ किसको रिप्रेजेंट करती है, पीएमएफ को, और पीएमएफ इज इक्वल टू क्या होता है, समीशन एक्स जे समीशन आई पी आई जे इज इक्वल टू 1। तो पी आई जे मतलब हम लोग पी आई जे निकाल रहे हैं, सबका प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, फिर उसका सम कर देंगे और उसको 1 के इक्वल कर देंगे, तो हमारे पास के की वैल्यू आ जाएगी। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एक्स वाई कैन बी रिप्रेजेंट द टेबुलर फॉर्म अज। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द एक्स वाई के 2x प्लस 3y। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, x की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पे हमने y की वैल्यू पुट कर दी, और यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दी। x की वैल्यू 0 1 2, y की वैल्यू 1 2 3। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी निकाला, जब 0,1 के लिए इसके अंदर हमने वैल्यू पुट कर दी, x की जगह 0 और y की जगह 1, तो मेरे पास क्या आया 3k। ऐसे सिमिलर जब 0 और 2 के लिए निकालूंगी तो 6k, 0 और 3 के लिए 9k, फिर 1 1 के लिए 5k, और 1 2 के लिए 8k, 1 3 के लिए 11k। ये कहाँ करना है, यहाँ वैल्यू पुट करनी है x और y की जगह। ठीक है, ऐसे 2 1 के लिए 7k, और 2 2 के लिए 10k, और 3 3 के लिए 13k। इन सब का सम कर दिया, यहाँ पे भी सबका सम कर दिया। मतलब मेरे पास यहाँ पे समीशन ऑफ द पी आई जे की वैल्यू क्या आई, 72
के। कैसे आई, देखो ये सब जो हम लोग निकालेंगे ना इन सब का टोटल, इसका टोटल करो चाहे इसका टोटल करो तो ये सेम आना चाहिए। तो ये 72 के आ रहा है, इसका भी टोटल 72 के आ रहा है और इसका भी टोटल 72 के आ रहा है। तो हम लोग क्या कर देंगे, 72 के है वो किसकी जगह लिखेंगे, समीशन पी आई जे की जगह, और इक्वल टू में क्या कर देंगे 1 कर देंगे। ठीक है, इसमें हमें देखो कुछ नहीं किया, मैंने एक्स और वाई की जगह वैल्यू पुट कर दी और जो जो वैल्यू पुट किया ना उस जगह मैंने प्रॉपर्टी, जैसे मैंने यहाँ पे 0 1 के लिए निकाला तो यहाँ पे वैल्यू आएगी, 1 2 के लिए निकालूंगी ना, 1 और 2 के लिए मतलब x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2, तो वो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे आएगी। ऐसे मैंने निकाल के सारी वैल्यू यहाँ पे टेबल में पुट कर दी और मेरे पास समीशन की वैल्यू क्या आई 72 के, तो मैं वैल्यू डायरेक्ट पुट करूँगी। ठीक है, इज द अबो गिवन इज द PMF फर्स्ट क्वेश्चन के लिए करी, तो समीशन j इज इक्वल टू 1 से 3 और समीशन i इज इक्वल टू 0 से 2, पी एक्स आई वाई जे इज इक्वल टू 1, या हम लोग पी आई जे भी बोल सकते हैं, पी एक्स आई और वाई जे इज इक्वल टू 1। तो इसकी हमारे पास टोटल सम कितना आ गया 72 के इज इक्वल टू 1। तो के की वैल्यू मेरे पास क्या आ गया 1/72, ये मेरे पास के की वैल्यू आ गई। और अगर मैं 72 के की जगह वैल्यू पुट करूँगी तो मेरे पास प्रॉबिलिटी कितनी आ गई 1। मैंने क्या बोला कि प्रॉबिलिटी का सम हमेशा क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए, और 1 आ गया। अब सेकेंड क्वेश्चन क्या पूछा हमें, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस निकालना है हमें, किसके लिए, एक्स के लिए निकालना है। ठीक है, अब देखो एक्स के लिए निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, मैंने क्या बोला था, जब भी हमें कभी एक्स के लिए निकालना हो तो हमारा फॉर्मूला क्या था, पहले हम फॉर्मूला डिस्कस करते हैं। फॉर्मूला क्या था, हमारे पास फॉर्मूला क्या था, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स आई, मतलब हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ द एक्स इज इक्वल टू एक्स आई के लिए निकालना होगा तो समीशन पी आई जे, तो पी आई 1 प्लस पी आई 2 प्लस पी आई एन इज इक्वल टू पी आई एस्ट्रिक, मतलब हमें x की जो जो वैल्यू होगी ना उसके अंदर हमें प्रोबेबिलिटी का क्या करना होगा, सम करना होगा सभी प्रोबेबिलिटी का। तो देखो यहाँ पे हमें क्या बोला है, फर्स्ट हमारे पास x की वैल्यू कहाँ से 0 से 1 से 2 तक, हमें मार्जिनल प्रोबेबिलिटी किसके लिए, x के लिए निकालनी है। तो हमें क्या करना होगा, जो x इज इक्वल टू 0 वाली रो है ना उन सब का सम करना होगा। तो हमें x इज इक्वल टू 0 वाली रो के लिए मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द x निकलेगी, फिर x इज इक्वल टू 1 के लिए, फिर x इज इक्वल टू 2 के लिए। तो जितनी भी x की वैल्यू उन सब के लिए हमें मार्जिनल प्रोबेबिलिटी अलग अलग से निकालनी, कैसे निकालनी होगी, इन सब का हमें क्या करना होगा, सम करना होगा। देखो क्या किया मैंने, इसका भी मैंने क्या किया सम किया, इसका भी मैंने क्या किया सम, मतलब इस ये प्रोबेबिलिटी हमने निकाली ना इन सब का सम कर दिया, तो ये जो सम आया ना वो मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो हमने फॉर्मूला यूज़ किया, फॉर्मूला मैंने बता दिया, फर्स्ट हमने प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू किसके लिए निकालेंगे, 0 के लिए निकालेंगे। तो पी 0 एस्टिक इज इक्वल टू क्या होगा, समीशन जे इज इक्वल टू 1 से 3 तक, तो P0J, तो P01 प्लस P02 प्लस P03, ये जो हमारे पास P0,1 वाली प्रोबेबिलिटी, P0,2 वाली और P0,3 वाली प्रोबेबिलिटी उन सबका सम करना होगा, तो वो कितना आया 18 की आया, और के की जगह वैल्यू के पुट करने पर हमारे पास 18/72 की आया। अब सेकंड में हम लोग P इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ द x इज इक्वल टू 1 के लिए, क्योंकि जितनी भी देखो मार्जिनल प्रोबेबिलिटी x मतलब होगा x की जितनी भी वैल्यू उन सब पे मार्जिनल प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी। ठीक है, तो हमारे पास उसमें x की वैल्यू फिक्स रहेगी, y की वैल्यू हमारे पास जहाँ तक लोअर से लेके हाईएस्ट तक वैल्यू है उसका यूज़ करके हमें प्रोबेबिलिटी जो निकाली उन सबका सम करना होगा। इसमें भी क्या करना होगा, जो हमारी सेकंड रो है उसका यूज़ करना होगा। तो सेकंड रो में क्या था 5k प्लस 8k प्लस 11k, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा टोटल हमारा 24k। सेकंड वाली रो था उसका हमने सम कर दिया तो हमारे पास ये आ गया। ऐसे प्रोबेबिलिटी ऑफ द x इज इक्वल टू 2, तो हमारे पास जो सेकंड थर्ड रो थी उसका हमने सम किया तो हमारे पास आ गया। देखो मार्जिनल प्रोबेबिलिटी कुछ भी नहीं है, देखो कंफ्यूज नहीं होना है, हमने जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशंस निकाल दिया। x के लिए बोला हो तो हमें फर्स्ट रो का जो सम है वो x इज इक्वल टू जो भी 0 1 2 है वो फर्स्ट रो का सम है, वो फर्स्ट x की वैल्यू पे हमारे पास मार्जिनल प्रोबेबिलिटी आ जाएगा। फिर सेकंड के लिए हमने जो सेकंड रो है उसका हमारे पास जो सम आया वो सेकंड x की वैल्यू के लिए मार्जिनल प्रोबेबिलिटी। फिर थर्ड के लिए तो थर्ड का जो रो है उसका सम आएगा वो हमारे थर्ड के लिए मार्जिनल प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। ऐसे ही हमारे पास क्या होगा, जितनी भी रो होगी उन सब का हम लोग जो सम करेंगे, रो का सम करेंगे, वो हमारा किसका मार्जिनल ऑफ x को रिप्रेजेंट करेगा। रो का सम किसको रिप्रेजेंट करेगा, मार्जिनल ऑफ द x को रिप्रेजेंट करेगा। फिर हम लोग क्या लिखेंगे, इसको एक टेबल के फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे, मीन्स द मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द x की वैल्यू 0 1 2,
फिर पे हमारे पास जो जो वैल्यू आई है वो वैल्यू लिखेंगे 18/72, 24/72, 30/72। ठीक है, ये वैल्यू लिखेंगे। ये कितना सिंपल है, बस जॉइंट प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी आ जाएगी तो आपको मार्जिनल बहुत ईजी से निकालनी आ जाएगी। अब हम लोग क्या करेंगे, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द वाई निकालेंगे। देखो वाई के लिए क्या करना होगा, एक्स के लिए तो हमने क्या किया था, रो का सम किया था। वाई के लिए क्या करना होगा, कॉलम में जो सम आए ना, जो कॉलम का सम करेंगे ना, वो जो वैल्यू होगी वो हमारी मार्जिनल ऑफ द एक्स होगा। ठीक है, कैसे देखो, अब देखो यहाँ पे कैसे किया हमने, वाई जे इज इक्वल टू, हमारे पास फॉर्मूला क्या था, समीशन पी आई जे, और आई समीशन में आई से स्टार्ट होगा हमारा। यहाँ पे आई की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है हमारे पास, 0 से 2 होगी। यहाँ पे मिसप्रिंट छपा हुआ है, ध्यान रखना, यहाँ पे आई की वैल्यू 0 से 2 में स्टार्ट होगी। ठीक है, मिसप्रिंट छपा हुआ है। तो हमें क्या करना होगा, हमारी फर्स्ट कॉलम है, जब एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट कॉलम का सम होगा वो हमारी फर्स्ट मार्जिनल प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करेगा। सेकंड रो का कॉलम होगा वो सेकंड मार्जिनल प्रोबेबिलिटी को, थर्ड रो का कॉलम होगा वो थर्ड को, ऐसे फोर्थ फिफ्थ। तो ये चार, ये अलग अलग हमारी रो के कॉलम को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। वाई वाला जो मार्जिनल प्रोबेबिलिटी होता है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, और एक्स वाला हमारा क्या करता है, रो की जो रो है उसका सम करने पे वो एक्स मार्जिनल प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे हमने देखो, यहाँ पे हमने सम किया तो क्या आया, 15 क्या आया, तो 15/72। जब एक्स इज इक्वल टू 2 लिया तो सेकंड रो का हमने, सॉरी सेकंड कॉलम का हमने सम किया, तो सम हमारे पास क्या है, 24 के। प्रोबेबिलिटी का सम करना है, ध्यान रखना है, हम लोग जो जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोबेबिलिटी निकालते हैं उसका सम करना है, तो वो ही 24/72। फिर थर्ड कॉलम का किया तो 33 किया, 33/72। तो मेरे पास यह मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द वाई आ गया। और टोटल हम लोग जब इसमें भी सम करेंगे तो वैल्यू 1 आएगी, ये चीज़ ध्यान रखना है। टोटल इसमें भी हम लोग सम करने पे क्या आएगी, वैल्यू 1 आएगी। देखो मैं एक बार अच्छे से समझा रही हूँ, वापस से ध्यान से सुनो। जब मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द एक्स निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर हमारी जो रो के अंदर हमने प्रोबेबिलिटी निकाली है, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, जितनी भी रो है डैश डैश हमारे पास, जहाँ तक हमें वैल्यू दे रखी है, उन रो का जो सम करेंगे वो एक्स की फर्स्ट वैल्यू के लिए फर्स्ट मार्जिनल प्रोबेबिलिटी, सेकंड रो का सम करेंगे तो सेकंड एक्स की वैल्यू के लिए हमारे पास मार्जिनल प्रोबेबिलिटी, थर्ड रो का करेंगे वो थर्ड रो के लिए हमारे पास, थर्ड वैल्यू के लिए हमारे पास मार्जिनल प्रोबेबिलिटी, ऐसे फोर्थ के लिए, ऐसे हमारे पास एक्स के लिए हम लोग रो का सम करेंगे वो हमारे ऐसे ऐसे मार्जिनल प्रोबेबिलिटी, सभी रो का अलग अलग से सम करके। तो फर्स्ट के लिए फर्स्ट रो वाला हमारे फर्स्ट एक्स की वैल्यू के लिए मार्जिनल, फिर सेकंड रो के लिए सेकंड एक्स की वैल्यू के लिए मार्जिनल प्रोबेबिलिटी, और थर्ड के लिए थर्ड, ऐसे डैश डैश चलेगा। जब y की वैल्यू निकालनी हो तो हमें कॉलम का सम करना होगा। तो फर्स्ट कॉलम का हम लोग जब सम करेंगे तो फर्स्ट y की वैल्यू के लिए हमारे पास मार्जिनल प्रोबेबिलिटी, सेकंड कॉलम का सम करेंगे तो सेकंड के लिए हमारे पास मार्जिनल प्रोबेबिलिटी, ऐसे थर्ड का करेंगे तो थर्ड के लिए, डैश डैश आगे ऐसे सिमिलरली चलता जाएगा। ठीक है, ये हमारा पूरा जो बेस है वो जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग है। तो आपको बहुत अच्छे से इस पर मेहनत करनी है, और लास्ट में मैंने इसके अंदर एक क्वेश्चन भी दिया है, वो खुद ट्राई करना है। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम लोग कैसे क्वेश्चन करते हैं, और एग्जाम में इस टॉपिक पे क्वेश्चन जरूर आता है, इसलिए ध्यान से करना ये चीज़। अब हमें फोर्थ क्वेश्चन में क्या पूछा है, कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशंस निकालना है जब हमारे पास x के लिए y इज इक्वल टू 1 गिवन हो, मतलब हमारे पास क्या हो, y इज इक्वल टू 1 गिवन हो। तब देखो y इज इक्वल टू 1 गिवन है, इसका मतलब हमें क्या करना होगा, जो y1 की जो प्रोबेबिलिटी है, टोटल प्रोबेबिलिटी है y1 की, उसका हमें डिवाइडेशंस करना होगा। और हमें क्या करना होगा, हमारे देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, प्रोबेबिलिटी ऑफ द x इज इक्वल टू आई प्लस अपॉन में y इज इक्वल टू जे इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ द पी आई जे अपॉन पी एस्टिक जे। तो हमारे पास j की वैल्यू कितनी गिवन है, 1, y इज इक्वल टू 1, मतलब j इज इक्वल टू हमारे पास 1 गिवन है। तो हमारे पास पी आई 1 अपॉन 15 क्या आ गया, जो हमारे पास फर्स्ट कॉलम था, जो जे का फर्स्ट कॉलम था उसका जो सम किया वो ही पी एस्ट्रिक 1 है। देखो पी एस्ट्रिक 1 क्यों बना, क्योंकि हमें यहाँ पे पी एस्ट्रिक 1 वो टोटल जो सम होगा वही यूज़ करेंगे। तो 15 के आ गया हमारे पास, इसका टोटल सम 15 के था। अब पी आई 1 क्या होगा, देखो आई की एक्स की वैल्यू कहाँ तक जा रही है, 0 1 2 तक। तो मतलब हमारे पास जो फर्स्ट कॉलम है इसके अंदर भी हमें देखो चीज़ टेबल का यूज़ करना होगा। तो हमारे पास x की वैल्यू पहले हम लोग क्या करेंगे, 0 रखेंगे, फिर x की वैल्यू 1, फिर x की वैल्यू 2, सबके लिए हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या निकालेंगे, फर्स्ट सबके लिए अलग अलग। x इज इक्वल टू 0 पे हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी 1/5 निकलेगी, और x इज इक्वल टू 1 पे हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी 1/3, और x इज इक्वल टू 2 पे हमारे पास 7/5। कैसे निकली, क्या फॉर्मूला था, पी आई 1 अपॉन
P*1, ठीक है। मतलब हमारे पास y इज इक्वल टू 1 है, तो हमें जो फर्स्ट कॉलम है मतलब y इज इक्वल टू 1 वाली लाइन है उसका यूज़ करना है, बाकी लाइन का यूज़ नहीं करना है। जो भी y की वैल्यू या जो भी x की वैल्यू गिवन हो उसी का ही हमें यूज़ करना है, अदर यूज़ का यूज़ नहीं करना है। हमें x की निकालनी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मतलब 0 1 2 जो भी वैल्यू x की देखी उन सब पे अलग अलग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकलेगी, कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशंस निकलेगा, प्रोबेबिलिटी निकलेगी। तो हमारे पास देखो P*1 क्या हो जाएगा, इसको हमें ध्यान रखना है, ये हमारे क्या होगा, सम होगा। जो भी प्रोबेबिलिटी निकाली है हमारे किसकी, फर्स्ट y इज इक्वल टू 1 पे हमने जो भी प्रोबेबिलिटी है उन सबका सम यूज़ करना है। तो उसका सम क्या होगा, हमारे पास फर्स्ट कॉलम का सम क्या है 15 के, तो ये तो फिक्स रहेगा सब में 15 के। फिर हमें क्या करना होगा, i की जगह पहले 0 वैल्यू रख के x इज इक्वल टू 0 पे निकालनी होगी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, फिर i इज इक्वल टू 1 रख के हमें उस पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी, फिर i इज इक्वल टू 2 रख के उस पर हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, जो प्रोबेबिलिटी 0,1 पे निकाली वो वैल्यू रखी, फिर 1,1 पे निकाली सेकंड में वो वैल्यू रखी, और 2,1 पे निकाली वो वैल्यू रखी। इसमें भी ध्यान रखना है कि हमारे पास इसके प्रोबेबिलिटी का सम होगा 1 होगा, ये चीज़ सब में ध्यान रखनी है। इसमें भी हमारे प्रोबेबिलिटी का सम क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। अब हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी y की निकालनी है जब x इज इक्वल टू 2 गिवन हो, मतलब x इज इक्वल टू 2 गिवन होगा ना, तो x इज इक्वल टू 2 वाली लाइन का जो हमारा सम होगा प्रोबेबिलिटी का, वो हमारा क्या करेगा, PIST का काम करेगा, ठीक है। तो हमारे इसका फॉर्मूला क्या होगा, y इज इक्वल टू जे अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो P2j अपॉन P2ST, ठीक है। तो P2j अपॉन 30k, मतलब 2 जो x इज इक्वल टू 2 वाली लाइन है उसका हम लोग जो सम करेंगे वो आएगा, वो अपॉन में डिवाइडेशन में होगा, तो 30k होगा। अब हमें क्या करना होगा, y इज इक्वल टू 1 2 और 3 पे हमें अलग अलग से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी। तो y इज इक्वल टू 1 पे हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकाली, y इज इक्वल टू 2 पे और y इज इक्वल टू 3 पे। अब देखो क्या कौन सी वाली हमने लाइन यूज़ की है, वो हमने कौन सी लाइन यूज़ की है, हमें x इज इक्वल टू वाली लाइन यूज़ करनी है, x इज इक्वल टू 2 वाली ही लाइन यूज़ करनी है। तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ द 2 1 की जो प्रोबेबिलिटी निकाली वो 2 2 वाली प्रोबेबिलिटी और 2 3 वाली प्रोबेबिलिटी वैल्यू पुट कर दी, तो क्या आई 7/13 10/13 और 13/30। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गया, टोटल सम क्या, तो 1 आ गया, ठीक है। हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कैसे निकालनी है, वो कैसे निकालनी है, देखो बहुत ही ईजी है, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है, खुद सॉल्व करोगे तो और ज़्यादा ईजी से समझ में आ जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन है, उसमें हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ द x प्लस वाई निकालना है। तो हमने क्या माना, z को x प्लस वाई मान लिया, ठीक है। हमारी जो x प्लस वाई है उसकी हाईएस्ट वैल्यू कहाँ तक जा रही है, 5 तक। हम लोग सम करेंगे तो हाईएस्ट वैल्यू 5 तक जा रही है, 1 2 3 4 5। तो हमारी जिसकी लास्ट वैल्यू वो कहाँ तक जा रही है, 5 तक। तो हम लोग इसको कैसे वैल्यू 5 तक जा रही है वो दिखाना है। देखो हमारे पास x और y की वैल्यू हमने जिस जिस पे प्रोबेबिलिटी निकाली उस अकॉर्डिंग निकालते हैं। पहले 0,1 पे प्रोबेबिलिटी निकाली, फिर 0,2 पे, फिर 0,3 पे, 1 पे, 1 2 पे, 2 1 पे, 1 3 पे, 2 2 पे, 2 3 पे। इन सब पे हमने जो प्रोबेबिलिटी निकाली इन सब प्रोबेबिलिटी को हमने लिख दिया। x और y की हमने प्रोबेबिलिटी निकाली है ना, जिस जिस पे वो सब वैल्यू मैंने यहाँ लिख दी। फिर मैंने क्या देखा, देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया कि जो z की वैल्यू है 1 2 3 4 5 कैसे है वो चीज़ समझते हैं। हमने जब प्रोबेबिलिटी निकाली ना उस अकॉर्डिंग हमारे पास z की वैल्यू, क्योंकि ये क्या है, z इज इक्वल टू क्या, x प्लस वाई है। तो हमने क्या कर दिया, जब प्रोबेबिलिटी 0,1 पे निकाली, जब x की वैल्यू 0 0 ली, 0,1 पे निकाली तो उसका सम क्या आ गया 1, 0,2 और 1 1 पे निकाली तो उन दोनों का सम क्या आ गया 2। ऐसे 0,3 1,2 और 2,1 पे निकाली तो 3, ऐसे 1,3 2,2 तो 4, 2,3 पे 5। तो हमारे पास यहाँ पे z की वैल्यू क्या आ गई 1 2 3 4 5। अब हमने क्या मान लिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ द हमें क्या निकालनी है, x प्लस वाई की, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ द z इज इक्वल टू 1 की निकालनी है। तो z इज इक्वल टू 1 की हम कैसे निकालेंगे, जब हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ द x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 1 की निकालेंगे, वही क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ द z इज इक्वल टू 1 होगी। देखो कुछ नहीं किया, प्लस बोला है ना, तो मतलब हमें कैसे सम करना है, क्या क्या z की, z मान लिया उसको, z की क्या क्या वैल्यू हो सकती है उस अकॉर्डिंग हम लोग प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी 1 की 2 की 3 की 4 की निकालनी है, तो इस टेबल के अकॉर्डिंग निकालनी है। देखो कैसे निकालनी है, देखो हम कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे हमारे पास देखो z की इज इक्वल टू 1 के लिए निकालने, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 1 की हम लोग यूज़ करेंगे, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ द z इज इक्वल टू 1 के लिए आ जाएगा। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ द z इज इक्वल टू 2 के लिए निकालना है, तो क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ द x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 2
प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 1, इन दोनों का सम करेंगे तो मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ द z इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो मैंने ऐसा वैल्यू पुट कर दी 11/72 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ द z इज इक्वल टू 3 निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द z x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 1, इन तीनों का सम करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द z इज इक्वल टू 3 आएगा। सिमिलरली हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ द z इज इक्वल टू 4 निकालना है, तो हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ द x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ द x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2, इन दोनों का सम करेंगे तो हमारे पास आएगा। जो हमने जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर प्रोबेबिलिटी निकाली उसी का यूज़ करके हम लोग निकालेंगे, तो मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ द x इज इक्वल टू 1 3/72, प्रोबेबिलिटी ऑफ द z इज इक्वल टू 2 11/72, प्रोबेबिलिटी ऑफ द z इज इक्वल टू 3 24/72, प्रोबेबिलिटी ऑफ द z इज इक्वल टू 4 21/72 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ द z इज इक्वल टू 5 तो 13/72। ये वैल्यू हम लोग लिख देंगे इसके अंदर। प्रोबेबिलिटी z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई 1 2 3 4 पे जो भी हमारे पास सारी प्रोबेबिलिटी आई है उसकी वैल्यू हम लोग लिखेंगे, तो इसका भी टोटल क्या आएगा 1 आएगा। जब हमें क्या बोला x प्लस वाई की निकालनी हो तो हमारे पास जो जितनी भी रिक्वायर्ड वैल्यू उन सबका सम कर देंगे, तो जो जितना हाईएस्ट वैल्यू जा रही है उस लोअर से लेके उतनी हाईएस्ट वैल्यू पे हम लोग क्या करेंगे उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। और किसका यूज़ करेंगे, x और y की प्रोबेबिलिटी का यूज़ करके ही हम लोग उस x प्लस वाई की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। ठीक है, तो हमने आज की जो क्लास थी उसके अंदर हमने क्या कर दिया, जो जॉइंट पीएमएफ और मार्जिनल पीएमएफ था उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए, और हमने कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन था उसके बेसिस पे क्वेश्चन किए। तो एक बार आपको खुद को इसको ट्राई करना है तब आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, तो मैंने एक क्वेश्चन दे रखा है इसमें हमारे वीडियो में, जो लास्ट में क्वेश्चन है, 2 बॉल आर सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम अ बॉक्स कंटेन 2 रेड 3 white and 4 blue balls. Let xy is the bivariate random where x and y denoted the number of red and white balls. Choose. Find the joint PMF of xy. Find the marginal PMF of the x and y और conditional distribution of x given y is equal to 0. x के लिए निकालना है, y हमारे पास 1 गिवन है। जैसे अभी हमने अभी क्वेश्चन किया वैसे सिमिलरली इसी क्वेश्चन को करना है। इसके अंदर हमें जॉइंट PMF भी निकालना है और मार्जिनल PMF भी निकालना है और कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशंस भी निकालना है। तो एक बार आप खुद ट्राई करना तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब हम लोग की जो हमारा जॉइंट पीएमएफ और हमारे पास मार्जिनल पीएमएफ का टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर हम लोग कंटिन्यूस के बारे में डिस्कस करेंगे कि कंटिन्यूस बाईवेरिएट रैंडम वेरिएबल के अंदर हम लोग जॉइंट पीडीएफ और हमारे पास मार्जिनल पीडीएफ के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।